इंडिया सिर्फ चावल, पेट्रोल और टेक्सटाइल ही नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है, बल्कि इंडिया टैलेंट और उसके भविष्य को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत के 22% लोग क्यों छोड़ रहे हैं देश? Many students are getting ready to go to foreign universities. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अमीर लोग जो है भारत में नहीं रहना चाहते हैं? पिछले कुछ सालों में लोगों में एक अलग जुनून सवार हुआ है। वो लोग विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। 2024 में 3 लाख से ज्यादा इंडियंस बाहर के देशों में माइग्रेट हो रहे हैं। यह नंबर भले ही अभी आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब साफ है कि हमारे देश से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और सेलिब्रिटी हमारे देश को छोड़कर जा रहे हैं और दूसरे देश में जाकर वहां के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ये अचानक से बाहर जाने वाला ट्रेंड कहां से चालू हो गया था और कैसे चालू हो गया था, आइए जरा इसको भी हम लोग देखते हैं। यह शुरू हुआ आफ्टर यूएस इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट ऑफ 1965। इस एक्ट ने हाईली एजुकेटेड इंडियन प्रोफेशनल और टैलेंट के लिए एक नए दरवाजे खोल दिए और एक नई अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोल दिए और तब से ही यूएस इंडिया माइग्रेंट्स का सबसे बड़ा बेस बन गया। लेकिन यह कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि यह कहानी 2000 साल पुरानी है। बाहर माइग्रेट होने का ट्रेंड 9th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। चोला एम्पायर के कारीगर, व्यापारी और पढ़े लिखे लोगों ने पहली बार अपना घर को छोड़कर बाहर जाने लगे और वहीं पे रहने लगे। तब से ही भारतीयों को कम पैसे में काम करने और सबके साथ न्यूट्रल रहने की वजह से दूसरे देश के लोग आसानी से अपनाने लगे और 1973 में तेल की भरमार की वजह से गल्फ इंडियंस को मेजर माइग्रेट का बेस माना गया। लेकिन ये तो हो गई तब की बात। आज हर एक इंसान के दिमाग में यह प्लानिंग चल रही है कि हम बाहर जाएंगे और कुछ लोग तो ऑलरेडी बाहर जा भी चुके हैं। लेकिन इनके बाहर जाने की वजह से हम इंडियंस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा, दिलजीत जैसे कई बड़े सेलिब्रिटी इंडिया में नहीं बल्कि बाहर की कंट्री में रहते हैं और सोर्स के अकॉर्डिंग विराट कोहली, अनुष्का शर्मा भी लंदन शिफ्ट होना चाहते हैं और इसका रीजन यह बताया जा रहा है कि दोनों अपने सक्सेस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ तक कि उन्हें पब्लिक स्पोर्ट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन नॉर्मल लोगों का क्या है? क्या जैसा दिखता है बाहर जाकर सेटल होना, क्या वैसा ही होता है या एक्चुअल में कुछ और ही होता है? ट्रेडिशनल सेफ हेवेंस जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड दिन पर दिन इंडियन माइग्रेंट के लिए अनसेफ होता जा रहा है। हाल ही में आयरलैंड में एक 6 साल की बच्ची के ऊपर हमला हुआ और उस पर गो बैक टू इंडिया के नारे लगाए गए। यह अटैक इतना बढ़ गया कि नोटिस जारी करना पड़ा कि अगर आप इंडियन हैं तो वीरान सड़क पर अकेले ना जाएं। लेकिन इसके बाद भी लोग पता नहीं क्यों बाहर जाने के लिए इतना उतावले हो रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली एक मूवी देखी शाहरुख खान की डंकी, उसमें भी यही चीज़ दिखाई गई है कि लोग बाहर जाने के लिए इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि वो लोग अपने इनलीगल तरीके से डंकी रूट अपनाकर और बिना किसी लीगल परमिट के दूसरे देशों में जा रहे हैं, जैसे कि यूके, यूएस, कनाडा जैसे देशों में जाते हैं। इमेजिन करिए कि आप 20 साल के हैं और आप बाहर के देशों में शिफ्ट होने का सपना देख रहे हैं। सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण और आपके माता पिता किसी भी तरीके से आपके पास 65 लाख रुपए कलेक्ट करते हैं और एक ऐसे एजेंट को पकड़ते हैं जो आपको बड़े ही मुश्किल से इनलीगल तरीके से आपको आपके ड्रीम ट्रेडिशनल में शिफ्ट करवा देता है, जहां पे जल्द ही आपको उस देश की पुलिस ढूंढ लेती है और फिर ना ही आपके पास आपका ड्रीम बचता है, ना ही अकाउंट में आपके पैसे बचता है। और ये कोई इमेजिनेशन वाली कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सच कहानी है जो कन्नौल गांव के आकाश की Akash, who is 20 years old, dreamt of going abroad. To send Akash abroad, his family sold 2.5 acres of land. This year, he crossed over. However, he was soon caught. 2021 से लेकर अगस्त 2024 तक यूएस कस्टम और प्रोटेक्शन ने 2.74 लाख से ज्यादा इंडियंस को पकड़े हैं जो आकाश की तरीके से डंकी रूट से इनलीगल तरीके से वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इन कंट्री में ऐसा क्या है जो लोग गैर कानूनी तरीके से इनलीगल तरीके से वहां पर बस पहुंचना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जब एक इंडियन बाहर के देशों में माइग्रेट करता है तब उसकी सालाना इनकम 118% से भी ज्यादा बढ़ जाती है और साधारण काम करने वाले वर्कर के लिए ये कभी कभी 500% से भी ज्यादा बढ़ जाती है।
मतलब अब आप ये समझिए कि जो व्यक्ति इंडिया में 20,000 कमाता है वो यूएस में जाकर मंथली इनकम उसका 1 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है। ये सवाल और गौर करने लायक तब बन जाता है जब लोग सिर्फ डेवलप कंट्री में ही नहीं बल्कि इंडिया से भी लोअर जीडीपी पर कैपिटा वाले देश में माइग्रेट कर जाते हैं। जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है? तो जीडीपी पर कैपिटा एक इंसान की एक देश की एक एवरेज इनकम बताता है, लेकिन ये कई बार सिचुएशन मिसलीड भी करता है क्योंकि इसमें सिर्फ मुट्ठी भर ही लोग ही कंट्रीब्यूट करते हैं और टॉप 1% कंट्रोल करते हैं, 21.7% वेल्थ है, बॉटम 50% के पास है, सिर्फ 15% वेल्थ है। मतलब अगर एक रूम में 9 लोग रह रहे हैं और 10,000 रुपए मंथली कमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक आदमी 10 करोड़ रुपए मंथली कमा रहा है और उसका एवरेज निकालेंगे तो लाखों में चला जाएगा। तो आपको लगेगा कि उस रूम की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअली में बहुत ही खराब फाइनेंशियल कंडीशन होती है वहाँ की। और दुनिया का सेकेंड हायर एजुकेशन सिस्टम होने के बावजूद भी सिर्फ इंडिया के 5 यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है, जबकि वहीं पे देखा जाए यूएस की तो यूएस की 197 और यूके की देखा जाए तो 90 यूनिवर्सिटी हमसे टॉप पर आती है। 2024 में लगभग 7.6 लाख स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए बाहर के देशों में गए हैं। वहीं फॉरेनर की बात करें तो फॉरेनर सिर्फ और सिर्फ 40,000 हमारे देश में पढ़ने के लिए आए हैं। और ऐसा क्यों ना हो भी जब 7 साल में 70 से ज़्यादा एग्जाम जो है वह लीक हुआ है। 2024 में नीट, एसएससी, सीजीएल जैसे गवर्नमेंट एग्जाम लीक, पुअर एजुकेशन सिस्टम के कारण कंप्लेंट फाइल हुई है, तो कोई भी यहाँ पे अपना फ्यूचर क्यों और कैसे देखे। अगस्त 2025 में एसएससी सीजीएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के फेज 13 के एग्जाम के बाद 50,000 से ज़्यादा कंप्लेंट फाइल की गई हो बोर्ड एग्जाम के खिलाफ। कभी टेक्निकल फेलियर, कभी एग्जाम कैंसिल हो जाना, तो कभी लास्ट मिनट पर एडमिट कार्ड आना। और जब इन सब बातों पर स्टूडेंट और टीचर ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो जवाब के तौर पे उन्हें पुलिस की लाठी खाना पड़ा। जब इंडिया में मोस्टली मेजर एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग से लिए जाते हैं तो फिर क्यों सिर्फ 54% ही स्कूल में इंटरनेट है और 57% में कंप्यूटर अवेलेबल है, जिसके कारण गवर्नमेंट का 13 से 17% पैसा एजुकेशन में अलर्ट होने के बाद भी आज 1.5 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में लाइट और बिजली की व्यवस्था नहीं है। बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाते हो, यहीं पे अपना डिग्री भी कंप्लीट कर लेते हो और यहीं पे आप जॉब भी प्राप्त कर लेते हो, तो इसके बावजूद भी आपको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूर कर देता है दूसरे ऑप्शन की तरफ देखने के लिए। मान लो कि आप बहुत ही मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आप कोई भी एग्जाम क्रैक करते हो और अच्छी खासी आपकी नौकरी लग जाती है और आपकी नौकरी बेंगलोर जैसे आईटी हब में लग जाती है। वहाँ का आपको काम भी पसंद होता है, गुड पे भी होता है, 9 to 6 आपको ऑफिस में बैठना होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपने ऑफिस तक पहुंचने में 2 से 3 घंटा लॉस हो जाता है आपका। यहाँ देश में मेट्रोपॉलिस सिटीज पुअर प्लानिंग के कारण पानी में डूबा हुआ है और देश की राजधानी में तो सड़क पर गड्ढा कॉमन हो चुका है, जहाँ बेसिक चीज़ भी स्ट्रगल बन जाती है। तो कोई क्यों नहीं बेटर लिविंग कंडीशन के लिए इधर रहना पसंद करेगा। हेल्थ केयर की बात करें तो हमारा देश अपने बेस्ट डॉक्टर उन कंट्री को दे देता है जो उनके बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, बेटर हेल्थ केयर सिस्टम और स्पेशलाइजेशन करने का चांस देते हो। साथ ही यह डॉक्टर इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल के अनएथिकल तरीके और सरकारी हॉस्पिटल की खराब कंडीशन से भी बचना चाहते हैं। पेपर पर WHO का डॉक्टर पेशेंट रेशियो 1:836 है, जो रियलिटी में 1:1700 है। दिल्ली का संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां पे सिर्फ और सिर्फ 300 बेड अवेलेबल है, वहां पे हर रोज 26 से 2700 मरीज आते हैं। बेड की कमी, स्टाफ के शॉर्टेज और ओवर क्राउडिंग और पुअर मैनेजमेंट सिस्टम के कारण वहां के मरीजों की लाइन जस की तस लगी रहती है। अब यूके के NHS में 6533 इंडियन नेशनल काम करते हैं, जिनमें से 10,865 हॉस्पिटल डॉक्टर और 31,992 नर्स हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इंडिया अपने डॉक्टर को भी नहीं रोक पा रहा है, जबकि इंडिया हर साल 1.1 लाख नए डॉक्टर को तैयार करता है। लेकिन ये तो हो गया डॉक्टर का हाल। अब उनका क्या, जो UAE जैसे देश में माइग्रेट कर रहे हैं, उनको वहाँ पे क्या फायदा मिल रहा है। एक ड्राइवर जो इंडिया में 20,000 रुपए कमा रहा है, अगर वह दुबई चला जाता है तो वह अपना खर्चा निकालने के बाद भी अपने घर पे 25
25,000 रुपए भेज सकता है। पर कैसे? तो वहां का दुबई का जो पर्सनल इनकम टैक्स होता है वह 0% होता है, जबकि इंडिया में लोगों को 30% तक टैक्स देना पड़ता है। मतलब अगर आप 50 लाख रुपए सालाना कमा रहे हो तो दुबई शिफ्ट होते ही आप 15 लाख रुपए सालाना बचा सकते हो। उसके बाद इंडिया में कम प्लेसेस जीएसटी रेट है 5% से 28%, जबकि दुबई में सिर्फ एक फ्लैट 5% वाट लगाता है। और अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो हाँ, दुबई किसी भी इंडियन स्मार्ट सिटी से थोड़ा महंगा तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी वहाँ बाहर से आए लोग ज़्यादा कैसे कमा लेते हैं। तो इमेजिन करिए कि आप 30 लाख रुपए सालाना कमा रहे हो, आप जाते हो किसी गाड़ी के शोरूम में, देखते हो कोई 36 लाख की गाड़ी है जो आपके फिलहाल बजट में है, पर फिर भी आपको पता चलता है कि उस पर लगता है 18 से ज़्यादा % का टैक्स, जीएसटी टैक्स, सेस टैक्स, रोड टैक्स, ग्रीन सेस टैक्स, टीसीएस, और अब आपकी गाड़ी हो जाती है 54 लाख की। डेटा के हिसाब से हर रोज इंडिया से लगभग 7,000 लोग माइग्रेट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो उनकी पर्सनल सोच है, इसे हमसे क्या लेना देना है, लेकिन हाँ, इससे इनके माइग्रेट करने से हम इंडियन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लोग अपने एक्शन से कह रहे हैं कि उनको अपना फ्यूचर इंडिया में नहीं दिख रहा है। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट में इंडिया 118 रैंक पर है, मतलब आधा से ज़्यादा दुनिया के लोग हमसे ज़्यादा खुश हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और इनकम आंकी जाती है, वहाँ भी इंडिया 113 रैंक पर है। और क्वालिटी ऑफ इंडिया में 53 कंट्री में से 52 पर इंडिया का रैंक होता है। अब आप खुद सोचिए, यूएई हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए तो 19 रैंक पर है। सिंगापुर वर्ल्ड क्लास गवर्नेंस के साथ करप्शन इंडेक्स में 5वीं पोजीशन पर है, इंडिया 93 पोजीशन पर है। वहीं कनाडा साफ इन्वायरमेंट के लिए फेमस रैंक 25 पर है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया 176 पर है। और सेफ्टी की बात करें तो शायद हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज भी यहाँ पे रात के 9 बजे के बाद कोई भी लड़की सेफ रोड पे नहीं चल सकती है, और सरकार को इससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि उनको तो सिर्फ कुत्तों को पकड़ने से मतलब है। और ये सब चीज काफी नहीं है लोगों को बाहर माइग्रेट कर जाने के लिए। तो दोस्तों, सक्सेसफुल इंडियंस के लिए यह चॉइस देशभक्ति और सेल्फ इंटरेस्ट के बीच नहीं, बल्कि यह उनकी चॉइस है। एक तरफ इंडिया की क्लियर पुअर लिविंग कंडीशन को एक्सेप्ट करना, या फिर उन बेटर ऑप्शन को चूज करना जो दुनिया के और देश में है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तुम इंडिया में रह रहे हो और इंडिया के ही अगेंस्ट बोल रहे हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम क्यों नहीं देश को छोड़कर चले जाते हो। तो देखो भाई, मेरा इंडिया को छोड़ के जाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, लेकिन मेरी तरह जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए यह इशू बहुत बड़ा बनता जा रहा है, क्योंकि हर साल जो 18,000 से भी ज़्यादा हाई नेटवर्क इंडिविजुअली इंडिया को छोड़ने का फैसला लेते हैं, वो अपने साथ अपने टैलेंट ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्पायर अपॉर्चुनिटी सब ले चले जाते हैं। तो सोच के देखिए, हमारे देश के टॉप स्कूल प्रोफेशनल हमारे देश में ना रहकर दूसरे देश में कमा रहे हैं। ये लोग वहाँ की प्रोग्रेस करेंगे तो क्या इसमें हमारा नुकसान नहीं होगा? पर हर 1% स्किल्ड वर्क ड्रॉप फोर्स से जीडीपी ग्रोथ 0.5 कम हो जाता है। मोस्टली इंडिया के अमीर लोग फैमिली ऑफिसेज और एंजल इन्वेस्टर्स अपना बेस दुबई, सिंगापुर में डाल देते हैं। इसका कारण है कम टैक्स, सिंपल रूल, और जिससे उनका पैसा सिक्योर रहता है और अच्छे रिटर्न भी मिल जाते हैं। और इसकी वजह से वह पैसा चाहे फिजिकली इंडिया में हो, लेकिन उसका लीगली और फाइनेंशियली ऑनरशिप फॉरेन में ही होता है, और इंडिया को उससे ना ही इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता, ना ग्रोथ का क्रेडिट। मतलब इंडिया में जो नई इनोवेशंस होती है वो या तो अब डिले हो जाती है या फिर फॉरेनर कंट्रोल में चली जाती है। यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है बल्कि पूरा इकोसिस्टम वीक होने की है। तो बस दोस्तों, यही थी अभी की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में।